हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। तो कल वाली वीडियो में हमने जो है चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया था आपकी एनसीईआरटी का। तो 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में से हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंटिन्यू विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हमने कल वाली वीडियो में जो है मैटर के बारे में देखा था, पार्टिकल्स के साइज के बारे में देखा था, फिर कितने टाइप के मैटर्स प्रेजेंट होते वो भी हमने कल वाली वीडियो में देखा था। अब मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैटर होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 टाइप के होते हैं, राइट। तो आपने जो है, अब आई होप आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे। जब मैं आपको पूछ रही हूँ कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसियस स्टेट क्या होता है, तो आई होप आपको पता होगा। बट देन टू आई विल से कि कैन मैटर चेंज इट्स साइज स्टेट। अगर मैं बात कर रही हूँ मैटर स्टेट चेंज करेंगे कि नहीं उस रिलेटेड में, तो अगर मैं पूछ रही हूँ आपको कि मैटर, सपोज अगर एक मैटर है जो सॉलिड स्टेट में, तो क्या वो अपने आप को लिक्विड में चेंज करेगा? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? ओके, नाउ ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। Now when I am saying about the can matter changes its state, तो ये कब होता है कि जब अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ कोई एक्सपेरिमेंट, तो मैं वहाँ पे देखने वाली हूँ कि मैटर के इनसाइड क्या होता है। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरा सॉलिड जो होता है वो मतलब सॉलिड क्या है, आइस के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट मतलब वाटर, और गैशियस मतलब वाटर वेपर को गैशियस स्टेट कहा जाता है, राइट। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो क्या होता है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर, मैटर के अंदर क्या होगा जिससे वो चेंज करेगा अपने स्टेट को। अगर वो आइस है तो आइस के अंदर ऐसे क्या होने वाला है कि आइस अपने आप को वाटर में चेंज करेगा। ओके, सो वो ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर जो है सॉलिड का इंक्रीज। अब अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ सॉलिड का, तो मैं टेम्परेचर जो है सॉलिड का इंक्रीज करूंगी। जब अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा एट द सेम टाइम। हमने कल ही देखा था कि जैसे ही मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, और वही सेम टाइम पे अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मेरे मैटर का स्टेट भी चेंज हो रहा है, राइट। ये कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी सॉलिड का, एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी भी मेरी इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की, और काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज की वजह से जो मेरे पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो वो पार्टिकल्स मेरे वाइब्रेट होने लग जाएंगे। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं एकदम ग्रेटर स्पीड से, तो वहां पे हीट फॉर्म होगा, राइट। अगर मेरे पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं, अब आप खुद ही देखो, जब आप अपने हैंड्स को एकदम रब करोगे, एक दूसरे की तरफ रब करोगे, तो आपके हैंड्स में हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, राइट। तो वही सेम टाइम पे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ सॉलिड का, वहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी वहां पे मेरे पार्टिकल्स है वाइब्रेट स्टार्ट करने लगेंगे, और उतनी ही स्पीड से वाइब्रेट होंगे। ये नहीं कि थोड़ी सी स्पीड से वाइब्रेट होंगे, नो, वो अपनी स्पीड्स को इंक्रीज करते रहेंगे, जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, और जो एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। अब हीट जब प्रोड्यूस हो रहा है, हीट जब हो रही है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो एनर्जी क्या करेगी, पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसके वजह से क्या होगा, जब पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे तो वो अपने पोजीशन को छोड़ के, अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंटेनर ले रही हूँ, सपोज ये आइस क्यूब है, मेरे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली अरेंज होने के बावजूद अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करूंगी, तो मेरे पार्टिकल्स जो है वो अपनी प्लेस छोड़ के फ्रीली मूव होने लगेंगे, राइट। तो जब वो फ्रीली मूव हो रहे हैं मेरे पार्टिकल्स, तो स्टेट जो है वहां पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, अगर कॉम्पैक्टली अरेंज है तो मेरा सॉलिड फॉर्म है, राइट। लेकिन अगर जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, एकदम फ्री हो गए हैं। अब अगर आप जो है
आइस क्यूब ले रहे हो और आइस क्यूब को थोड़ी देर के लिए आप बाहर छोड़ दो, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ले लो चाहिए तो आप जब देखोगे कि कुछ टाइम बाद जो है वो आइस क्यूब मेल्ट हो जा रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बाहर लिया तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेरा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गया, और एट द सेम टाइम मेरे पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होने लगे, जिसकी वजह से और हीट प्रोड्यूस होने लगा। और जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुआ तो एनर्जी जो है वो एक दूसरे को पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगे, जिसकी वजह से मेरा पार्टिकल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब पार्टिकल तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम टेम्परेचर। मेरे सॉलिड पार्टिकल्स को एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा जहां पे वो अपने आप को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? अगर मैं आइस की बात करूं तो मेरे आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? 273.15 केल्विन। तो ये आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो प्रोसेस होगा मेल्टिंग का, दिस इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इज नोन एज अ फ्यूजन। अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है अगर मेरा सब्सटेंस, तो वहां पे क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, राइट? पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स फ्यूज हो रहे हैं तो मेरे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूजन। और मेरी आइस की जो है मेल्टिंग पॉइंट कितनी होगी? 273.15 केल्विन। अब when a solid melt and temperature remains the same, so where does the heat energy go? अगर सॉलिड मेल्ट हो रहा है, मैंने रूम टेम्परेचर पे सॉलिड को मेल्ट किया, तो उसकी एनर्जी उतनी ही है, टेम्परेचर उतना ही है, तो वहां पे हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? अब वो आएगा आपका नेक्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा? अब ओके, अब क्या होगा? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है, आइस मेल्ट हो गया, इवन व्हेन वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दिस वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट गेट अप टू द changing and are some changes directly from solid change। अब जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मैं नहीं कर रही हूँ, अगर मैं आइस को हीट कर रही हूँ, जब मैं आइस को हीट करूंगी तो वहां से मुझे लिक्विड मिलेगा, बट एट द सेम टाइम लिक्विड के साथ साथ मुझे वेपर्स भी मिलेंगे। तो अगर मैं सॉलिड को मेल्ट कर रही हूँ तो मुझे सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी मिल रहा है, एज वेल एज मेरा गैसियस स्टेट में मिल रहा है वाटर वेपर के फॉर्मेट में। तो मेरी हीट एनर्जी कहाँ जाएगी? मेरी हीट एनर्जी जो है वाटर वेपर के फॉर्मेट में जाएगी। लेकिन अगर मैं यही वेपर को कंडेंस कर लूँ, कंडेंस करना मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल आप पानी को बॉईल कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपने वहां पे लीड रख दी है, बॉइलिंग हो रही है बट लीड है, तो वहां पे मेरे वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे, वो वेपर्स वहीं पे रह जाएंगे। तो एट द सेम टाइम कंडेंसेशन हो रहा है, तो कंडेंसेशन से सेम मुझे सॉलिड भी तो फॉर्म कर सकती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस क्या होगा? सॉलिड और गैस के बीच में वाइस वर्सा प्रोसेस होगा। वाइस वर्सा में क्या होगा? अगर मेरा सॉलिड से गैस फॉर्म हो रहा है तो एट द सेम टाइम मेरे गैस से सॉलिड भी फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइस वर्सा। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा? अब मैं कोई भी टेम्परेचर को चेंज कर रही हूँ तो वहां पे क्या इफेक्ट देंगे मुझे? ओके, तो ये देखना है हमें। When we supply heat energy to water, particles start moving faster। अगर मैं हीट दे रही हूँ वाटर को मैं हीट कर रही हूँ तो मेरे पार्टिकल्स जो है वो मूव होने लगेंगे। तो वो कैसे मूव होने लगेंगे? मूव फास्टर, फास्टली मूव होने लगेंगे। ओके, तो मेरा टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, ये तो हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैंने वाटर को हीट दिया, मतलब मैंने वाटर का टेम्परेचर चेंज किया है, तो वहां पे मेरे पार्टिकल्स जो है बहुत फास्टली मूव होने लगेंगे, राइट? At a certain temperature point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. The liquid start changing into gas. अब
कुछ टाइम के लिए मेरे पार्टिकल्स जो है वो मूव फास्टली मूव होते रहेंगे, मूव होते रहेंगे, बट एट अ सेम टाइम अगर मैंने वाटर को और भी हीट किया, इफ आई एम हीटिंग वाटर एट एन एक्सटेंट लेवल, तो वहां पे क्या होगा, मेरा जो वाटर है यहाँ पे पार्टिकल्स जो होंगे मेरे वो ब्रेक होने लगेंगे। सो पार्टिकल स्टार्ट्स ब्रेकिंग। तो जब मेरे पार्टिकल्स ब्रेक होने लगेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा गैशियस फॉर्म। तो मेरे पार्टिकल्स जो है वो वेपर के फॉर्मेट में रिलीज होने लगेंगे। अगर आप वाटर ले रहे हो, इफ यू आर बॉइलिंग इट फॉर फ्यू मिनट्स, तो वहां पे सिर्फ बॉइलिंग होगी, बट इफ यू आर बॉइलिंग इट टू एक्सटेंट लेवल, सपोज फॉर 10 मिनट्स 20 मिनट्स, तो आपको वेपर्स दिखने लगेंगे। तो वहां पे यही हो रहा है, आपके पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक डाउन होने लग रहे हैं। जब वो नॉर्मली बॉयल हो रहे हैं तो वहां पे पार्टिकल्स सिर्फ फास्टली मूव हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक्सटेंट लेवल पे पार्टिकल्स ब्रेक होने लगेंगे एक दूसरे के साथ में, और वहां पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। ओके, The temperature at which liquids start boiling at atmospheric pressure is known as a boiling point. तो boiling point किससे कहा जाता है? तो boiling point में क्या होता है, टेम्परेचर जहां पे लिक्विड जो है बॉयल होने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या मैंने यहाँ पे बताया है कि जहां पे लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लिक्विड को अगर स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया लिक्विड के यहाँ पे, तो तब मेरा जो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हो रहा है, बॉइलिंग में क्या हो रहा है, मेरे जो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक बल्क में, यानी एक साथ, तो वो बल्क में जो है वेपर के फॉर्मेट में रिलीज होने लगेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। पार्टिकल्स जो है वो बल्क में आएंगे और वहां से वो जो है रिलीज होने लगेंगे। अब वाटर टेम्परेचर इज 373 डिग्री केल्विन। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 373। तो मेरा वाटर का क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। ओके, सो मेरा नॉर्मल वाटर कितना होगा, 373 केल्विन जो है वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, अब देखिए सॉलिड से ओके, सो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, ये वाइस वर्सा होता है। अब वाइस वर्सा अगर मैं बोल रही हूँ तो वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, सॉलिड से हीट किया मैंने तो लिक्विड फॉर्म हुआ, लिक्विड को हीट किया मैंने तो गैस फॉर्म हुआ, राइट। इफ आई एम हीटिंग दी सॉलिड, तो मैं सॉलिड को हीट करने के बाद आई विल गेट लिक्विड। अगर मैं लिक्विड को हीट कर रही हूँ तो वहां पे मुझे गैस फॉर्म हो जाएगी। बट वही सेम टाइम मैं कंडेंसेशन कर रही हूँ जहाँ पे मैं दोनों को कूल करूंगी। तो वही मैंने आपको बताया कि वहां पे अगर मैं लिड रख दूंगी और वहां पे जो है गैस का नॉब ऑफ कर दूंगी तो मेरा वाटर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा, तो जो वेपर्स हो जाएंगे वो वापस फॉर्मेट वाटर के फॉर्मेट में आ जाएंगे। और एट अ सेम टाइम अगर मैं उसको आइस के फॉर्मेट में करने के लिए उसको टेम्परेचर, यानी मेरा जो टेम्परेचर होगा उसे इंक्रीज कर दूंगी, फ्रीजिंग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगी, तो मुझे आइस मिल जाएगा, राइट। तो यही सेम प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो है ये वाइस वर्सा हो रहा है, यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के साथ में वाइस वर्सा फॉर्म कर रहे हैं। सो वी हैव द substances around us change from solid to liquid and liquid to gas on the application of heat। तो हीट के एप्लीकेशंस पे ये सारे सब्सटेंसेस हीट इंक्रीज हो रहे हैं। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gas। ओके, तो यही हमने जो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर में यही होगा। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो मेरा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में फॉर्म हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही हूँ तो मेरा कंडेंसेशन प्रोसेस होगा जहां पे मेरा गैस जो है वो लिक्विड में होगा, लिक्विड जो है वो आइस में फॉर्म हो जाएगा, यानी सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इवेपोरेशन। जब अगर मैं बात कर रही हूँ इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन आप सबको पता होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है। ओके ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एट एंड आर नेवर एट रेस्ट at a given temperature in any gas, liquid or solid. These particles with different amount of kinetic energy. In the case of a liquid, small fraction of particle is at the surface having
higher kinetic energy, able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. The phenomenon of changing liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called as evaporation. तो evaporation में वही हुआ, particles मेरे gaseous form में हो रहे हैं, liquid से gas में form हो रहा है, that is called as evaporation. तो evaporation का आपका definition क्या होगा? The phenomenon, evaporation is the phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called as इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन में क्या होगा, अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो इफ मेरा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 99 ले रही हूँ या मैं 90 ले रही हूँ, तो मैं कोई भी टेम्परेचर लूंगी, इसके नीचे जो लिक्विड होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो वेपर में फॉर्म करेगा. सो वहां पे मेरा जो है इवेपोरेशन होगा. मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे वेपर फॉर्म हो रहे हैं तो वो इवेपोरेशन नहीं होगा. वो इवेपोरेशन कब होगा, जब भी मेरा लिक्विड है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो में अगर इवेपोरेशन हो रहा है, गैसेस फॉर्म हो रहे हैं, वेपर्स हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ evaporation. Okay. Okay, so in this video we had studied about the matter, how matter changes its states, matter कैसे अपने states को changes करते हैं, temperature क्या effect करता है, and evaporation का process हमने देखा. So I hope आपको ये video बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, and if you have any kind of a doubt you are always welcome to ask me in my comment section. और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. और कल की वीडियो में हम जो है और आगे के पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको इवेपोरेशंस के फैक्टर्स बताने वाली हूँ, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस को. ओके, और भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे. ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम MCQs भी करेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.